हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया हमने 3 मंथ स्ट्रेटेजी। अब मैं लेकर आ गया हूँ तुम्हारे लिए सब्जेक्ट वाइज। आज हम बात करने लगे हैं फिजिक्स के साथ। शुरुआत करेंगे आखिरी तीनों महीनों में अपने को फिजिक्स को कैसे डील करना है। अगर किसी की फिजिक्स बिल्कुल ही खराब है तो उसको बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर किसी की फिजिक्स मॉडरेट लेवल पे है तो फिजिक्स में 100 में 100 का जो आंकड़ा है उसको कैसे छुआ जा सकता है। क्योंकि फिजिक्स देखो रिलेटिवली ईजी आती है। फिजिक्स में स्कोर करना जेई मेन्स में खासकर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि जो सब्जेक्ट ईजी आ रहा है उसमें तो अपन बिल्कुल भी नंबर ना गवाए, जितना मैक्सिमम हो सके उसको कैपिटलाइज करें अपन, है ना। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स को कैसे डील करना है, पेपर लेवल के बारे में हम कुछ बात करेंगे। उसके बाद फिजिक्स अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करना है, चीज़ें नहीं विजुअलाइज हो रही तो क्या किया जाए। उसके बाद अपन चलेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स के ऊपर जो तुम्हें करने ही करने हैं। मतलब किसी से नहीं हो रहा है तो किसी प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर करने चाहिए जिससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स तुम स्कोर कर सको। इसके बाद अपन चलेंगे की रिसोर्सेज, जहाँ से चैप्टर्स तुम जल्दी जल्दी पूरे कर सकते हो और अपने नंबर जो लास्ट का टाइम है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो क्विकली कैसे डील करना है फिजिक्स को उससे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या रहने वाला है। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 का जो पेपर है वो 2024 से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो 2025 का पेपर लेवल थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अभी तक क्या सीन रहता है कि देखो तुम्हारा 80% के बाद जो पेपर है वो तुम्हारा ईजियर साइड पे रहता है। यहाँ पे 75 से 80% है, मतलब वो सेफ है। लेकिन मैं कहूँगा अगर तुम्हें एकदम ही कॉशियस रह के चलना है ना तो तुम ये अज्यूम करके चलो कि 60 से 70% जो तुम्हारा पेपर है वो ईजियर साइड पे रहेगा, ईजी टू मॉडरेट साइड पे। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल रहेंगे, ये मैं अभी भी यहाँ से भी कह सकता हूँ। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल जेई मेंस फिजिक्स सालों से पूछता आया है और वो बस थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा सवाल को, कैलकुलेशन वगैरह को डिफिकल्ट कर सकता है, लेकिन सवाल जो है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को फॉर्मूलाज पे अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना लेनी है। फॉर्मूलाज पे ऐसे रटे होने चाहिए तुम्हें फॉर्मूलाज, और हर फॉर्मूला के अच्छी खासी एप्लीकेशन की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओनली 20 कितना बच गया यहाँ से 30% या 20% जो सवाल है ये या तो नए सवाल आते हैं या टफ सवाल आते हैं। अब ये ऐसा टफ नहीं है कि तुम कर ही नहीं पाओगे या जी एडवांस लेवल सवाल पूछ लेगा, नहीं। ये टफ कैसे बनाएगा, किसी एक चैप्टर के साथ हल्का सा किसी दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट मिक्स कर दिया, किसी 2-3 चैप्टर में मिला के एक सवाल पूछ लिया, फ्लूइड में थोड़ा सा काइनेमैटिक्स का सवाल डाल दिया, मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट डाल दिया और थोड़ा सा कुछ नयापन दिखा दिया, पिछले ट्रेंड से थोड़ा अलग सवाल दिखा दिया। वो सभी कर रहे होते हैं, इस पर भी स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। पिछले 2-1 साल से पेन्स क्या बदतमीजी कर रहा है ना, 2-3 चीज़ें। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं और मेंस इससे सवाल पूछ लेता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तुम्हारा स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या इनमें बताया जाता है। ऐसे स्फेरोमीटर तो नहीं पूछते हैं, कई बार एक बार पूछ लिया था पिछली बार तो उसको। और इसके बाद मैग्नेटिज्म के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ही हो गए तुम्हारे, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। इस सब की अगर तुम पकड़ बना के चल लोगे तो इस पर क्या है कि 4 मार्क का एक सवाल आ जाता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। तो इनको जरूर अगर तुम कर लोगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ये चार टॉपिक्स आते हैं तो इससे सीधा सीधा सवाल आ जाता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो उसमें फिर उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक हाँ, वोल्ट मीटर के साथ साथ पोटेंशियोमीटर भी और मीटर ब्रिज, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मेरे हिसाब से तुम्हें पढ़ के रख लेना चाहिए। यहाँ मेरी वीडियो आ रही होगी, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लोगे। अगर इससे क्या है, मीटर ब्रिज बहुत ही मतलब बहुत ही फुद्दू चीज़ है। 100 सेंटीमीटर की एक लेंथ होती है, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस ग्रेडियंट होता है। अगर 100 सेंटीमीटर में 100 ओम है तो 1 सेंटीमीटर के बाद 1 ओम जाएगा, तो उससे तुम लेंथ से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। बहुत ही फुद्दू चीज़ है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ी, अब पता ही नहीं है मीटर ब्रिज होता क्या, नाम इसे नहीं समझ आ रहा तो फंस जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर अपनी पकड़ बना लोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिजिक्स मेरे को नहीं आती समझ में और होगी ईजी दूसरे बच्चों के लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो ऐसे में अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस अपना करना है बचाव। किसी तरह फिजिक्स में अपनी इज्जत बचानी है। यहाँ पे अपन थोड़ा बैकफुट पे खेल सकते हैं, कोई बात नहीं, फिजिक्स नहीं समझ आ रही, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। क्या करना है, फॉर्मूलाज को रट लो। सबसे पहला फॉर्मूलाज पे फोकस करो, जितना ज़्यादा फॉर्मूलाज पे फोकस करोगे उतना अच्छा है। फॉर्मूलाज एकदम नहीं समझ आ रहा है कहाँ से डिराइव हो रहा है, बायोट सवार्ट लॉ कैसे काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, अभी 3 महीने आखिरी, ये टाइम नहीं है कि तुम डीप अंडरस्टैंडिंग में जाओ फिजिक्स की, वो पिछले 1.5-2 साल में करना था काम। अगर नहीं हो पा रहा है तो अब इस समय फॉर्मूलाज को गंद फाड़ लो, मतलब एकदम रट लो उनको। और दूसरा, इसके साथ साथ एक सेकंड, हाँ, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज फिजिक्स में ट्रेंड पे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, एक चैप्टर से एक तरीके का सवाल ही पूछा जाता है बार 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 बार। तो उस पर अपनी पकड़ बना लोगे फॉर्मूलाज और पीवाईक्यूज पे, तो फिजिक्स में आराम से 60 से 70 नंबर तुम स्कोर करके ले जा सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स में ना जेई मेंस क्या करता है, फेवरेटिज्म बहुत करता है। कुछ चैप्टर्स इसने ऐसे पकड़े हुए हैं जिनसे बार बार सवाल पूछता है। तो इसमें एक सेकंड, राइट, इसमें हाई वेटेज चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को जरूर कर लेना, आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कौन से। तो ये 3 चीज़ें, अगर तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ आ रही, बिल्कुल बेड़ा गर्क है फिजिक्स में, तो इन चीज़ों पर अपनी पकड़ बना लो। 70-80 नंबर के पार फिजिक्स में बिना किसी ऐसे हैवी और डीप अंडरस्टैंडिंग के भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अब हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को मैंने 3 सेट्स में बांटा है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये अब पिछली बार जब मैंने फिजिक्स का, जब ऐसे 3-4-6 महीने बचे थे और तब जो फिजिक्स का प्लानर दिया था वो अलग मायनों पर बनाया था। वो इन मायनों पर बनाया था कि ये चैप्टर्स ईजी भी है और ये चैप्टर्स हाई वेटेज भी है। इस समय मैंने
उसमें क्या था कि 6 में बाँटा, फिर 8 में बाँटा, वो एक अलग तरीके का डिस्टिंक्शन था। इस समय ये जो डिस्टिंक्शन है सेट 1, 2, 3 के बीच, ये इतना है कि तुम्हारी अगर ज़्यादा हालत ख़राब है, तो सबसे पहले सेट 1 निकालो, ये तुम्हें 40 प्लस 50 प्लस ले जाएगा। उसके बाद अगर सेट 1 हो जाता है तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाता है, कर ले जाते हो, तो सेट 2 पे जाओ, वो तुम्हें 70 प्लस ले जाएगा। सेट 3 जो है अगर इसके भी कर लेते हो, तो तुम्हें 100 एम की टारगेट 100 की तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। तो जैसी तुम्हारी प्रिपरेशन है, जितनी तुम्हारी हालत अच्छी है, उतनी जितनी या जितनी ख़राब है, अगर इतनी सी हालत है तो 1 से स्टार्ट करो और ये 3 तक आते-आते तुम टॉप प्रायोरिटी पे पहुँच जाओगे, ठीक है? उस हिसाब से बाँटे हुए हैं। इसको अगर किसी ने एकदम ढंग से फॉलो कर लिया ना, देखो स्टेट 1 में भी तुम देखोगे मैंने ईज़ियर चैप्टर्स ही डाले। ऐसे चैप्टर जो ईज़ी भी हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो तो तुम्हारे लिए गोल्ड है, वो तो अपने को कुछ भी हो जाए छोड़ना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे में इन चैप्टर्स को ज़रूर फॉलो कर लेना। मॉडर्न फिज़िक्स में चाहे एटम हो या तुम्हारा न्यूक्लियर वगैरह हो, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी अब शायद हट गया, तो एक बार चेक कर लेना। बट एटम न्यूक्लियर से दबा के सवाल पूछता है, तो उसको ज़रूर कर लेना। रदरफोर्ड्स लॉ है, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बोहर्स मॉडल को ज़रूर कर लेना भाई, इससे हर बार सवाल देखा है मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके साथ कैपेसिटेंस भी मेरे हिसाब से नहीं, कैपेसिटेंस शायद आगे डाला होगा मैंने, कैपेसिटेंस नहीं डाला, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटेंस है ये, कैपेसिटेंस दोनों को मान के चलना है इसके साथ-साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस से बहुत भर-भर के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें तुम्हारा कूलम्स लॉ तो बिल्कुल बेसिक हो गया, पोटेंशियल वगैरह निकालना है, फील्ड निकालनी है, स्फीयर्स की फील्ड पूछ लेता है भाई साहब, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इनकी फील्ड कैसे आ रही है, ये तो रट के चले जाओ, इससे एक आध सवाल आ ही जाता है, ठीक है? इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा केसीएल, केवीएल, रेजिस्टेंस वगैरह, और पीछे मैंने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की जो बात कही। थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। ईएम वेव्स अगेन फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में तुम्हारा एम्पियर्स करंट लॉ, बायो सावर्ट लॉ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा तुम्हारा मोशन ऑफ द चार्जेस है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर कर लेना। मुझे एक फॉर्मूला है तुम्हारा Q इज इक्वल्स टू एमवीबी, अगर गलत बोल रहा हूँ तो याद दिला देना मुझे, मेरे को 2 साल हो गए पढ़े हुए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसमें से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा इसमें से कई बार जो मैंने जैसे पहले बताया गैल्वेनोमीटर वगैरह पूछ लेता है, तो उसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चल लेना। ग्रेविटेशन अगेन इसका कुछ मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है, इससे एक से दो सवाल हर बार आ ही जा रहा है। और तुम देखोगे अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ढंग से तैयारी कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन भी तुम्हारा 50% तैयार हो ही चुका है, बाकी 50% करके एक चैप्टर तुम्हारा इंश्योर हो जाएगा, ठीक है? इलास्टिसिटी एंड सॉलिड्स, अब इलास्टिसिटी एंड सॉलिड्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर आ जाता है चैप्टर। कई बार बच्चों को लगता है कि यार भैया यंग्स मॉड्यूलस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल वगैरह करना है। लेकिन ये सोचो यंग्स मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला याद करने के बाद तुम्हारा 4 नंबर का न्यूमेरिकल का सवाल सॉल्व हो जा रहा है। कर लेना यार कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब 12वीं पास हो गए हो, मतलब तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, उस बेसिस पे मुश्किल है तो मतलब क्या ही गए, है ना? बट वैसे इलास्टिसिटी एंड सॉलिड्स के कंसेप्ट काफ़ी सिंपल रहते हैं, तो वो उसमें तुम्हारा फायदा है, ठीक है? कैपेसिटर अच्छा डाला तो है, अलग से बताओ। कैपेसिटर जो है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही कैपेसिटर, इसमें तुम्हारा कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, और बीच में डाई इलेक्ट्रिक के साथ साथ कैपेसिटर का कैसा कैसा रोल रहता है, कैसे चेंज होता है, सीरीज पैरेलल कैसे बनता है, उसके बारे में जरूर पढ़ लेना। मेरे खुद के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि डाइलेक्ट्रिक डाला है कैपेसिटर में, तो उसका पैरेलल में करंट किया है 4-5 को बांट के, तो वो किस तरीके से आएगा, ठीक है? यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स गोज विदाउट सेइंग, अगर किसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो उसको सबसे पहले ये निपटा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है पहली बात तो, और इससे 1 से 2 सवाल तुम्हारा इंश्योर हो जाता है, तो समझ लो 4 से 8 नंबर तुम्हारे कन्फर्म हो जाते हैं, तो मतलब इसको क्यों ही छोड़ना है, फ्री डील है, ठीक है? इसके बाद अपन आ जाते हैं सेट 2 पे देखो सेट 2 पे या तो हल्की सी डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही होगी, या हल्का सा जो है वेटेज कम हो रहा होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसका यार मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तुम लोग कनेक्ट करना, ये सिलेबस में है कि नहीं 2025 के, ये मुझे 100% कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेना। और जैसे ही नया सिलेबस आता है तो सबसे पहले अपडेट मैं तुम्हें खुद ही कर दूंगा, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ा सा मुझे अगर बता देना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत मतलब ये तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इसमें अलग से क्या बताऊँ। वर्क एनर्जी पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसमें तो तुम्हारा टोटल कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत, वर्क एनर्जी लॉ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मैं भूल गया ठीक है? तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने सेट 2 में इसलिए डाला है क्योंकि हल्का सा डिफिकल्ट हो जाता है चैप्टर, तुम्हारा सर्कुलर मोशन वगैरह इसमें जब आ जाता है, कोलिजन भी मेरे हिसाब से तुम वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ोगे, तो कोलिजन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें सिलेबस बढ़ जाता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको जरूर कर लेना। काइनेमैटिक्स ईजियर साइड पे रहता है। सर्कुलर मोशन देखो मैंने यहाँ लिख दिया, सर्कुलर मोशन के साथ साथ रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे भी 1 से 2 सवाल मान के चलो 100% आता है, चाहे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो, चाहे तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो, इससे तो भैया दबा के सवाल पूछा जाता है। इस चैप्टर को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, उसको जरूर कर लेना, ठीक है? अब सेट 1 और 2 के कुछ चैप्टर्स तो मैंने तुम्हें अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करा है, बट सेट 1 और 2 के चैप्टर्स को प्लीज ट्रीट करो कि वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं तो इतने चैप्टर तो तुम्हें करना ही है, ये 6 चैप्टर यहाँ और पीछे 10, ये 16 चैप्टर तो कुछ भी करके तुम्हें करके ले जाना ही है, अगर जेईई मेंस में एक डिसेंट 70-80 मार्क के ऊपर आना चाहते हो तो, ठीक है?
अगला सेट 3 की बात कर लेते हैं। सेट 3 में थोड़े कम वेटेज वाले चैप्टर्स या बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स रखे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स इससे कई बार एक सवाल आता है, कई बार वो छोड़ देता है। इसमें तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन जो है, लॉज ऑफ मोशन से फिर लॉज ऑफ मोशन क्या है, वर्क एनर्जी पावर और काइनेमैटिक्स में इतना ज़्यादा यूज़ हो ही चुका होता है कि उसको अलग से एज अ चैप्टर उसका वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसको अलग से फ्रिक्शन वगैरह, इसमें फ्रिक्शन जरूर पढ़ लेना। फ्रिक्शन वाला पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको जरूर कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम के जो सवाल है या कैसे टॉपलिंग वगैरह का जो सवाल है, रोटेशन के साथ मिला के कई बार पूछ लेता है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर इस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एक्स और वाई की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वगैरह। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ नहीं तो बर्नौली इक्वेशन जरूर कर लेना, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके साथ साथ हाँ, इसके साथ साथ सरफेस टेंशन से सवाल आते हैं, कई बार बहुत सारे सवाल देखे हैं मैंने सरफेस टेंशन से, तो उनको जरूर पूरा कर लेना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सपेंशन वगैरह पढ़ सकते हो, उससे सवाल आ जाते हैं। बाकी फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर रहता है ये। सीओएम एंड कोलिजन पीछे वर्क एनर्जी पावर में अगर कवर नहीं करते हो तो उसको सेट 3 में डाल सकते हो। मतलब वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी पावर के अपने जो कंसेप्ट है पहले उनको कवर करो, फिर उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, तो उसको थोड़ा सा बाद में कवर कर सकते हो। बट देखो सेट 3 में डाला है, बट मैं कहूँगा कि ईजी है यार, मतलब किया जा सकता है। अब तुम सोचोगे कि भैया बार बार हर चीज़ पे तो भाई तुम बोल दे रहे हो कि ईजी है कर लो, ईजी है कर लो। पता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में 70-80 टारगेट करो, बट मेरा मन नहीं मान रहा है एक्चुअली में। मेरे हिसाब से फिजिक्स में हर बच्चे को 100 में 100 टारगेट करना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही है यार। मतलब कर सकते हो, प्लीज़ कर ले जाओ। फिजिक्स में जितना मार्क्स स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा तुम बढ़िया रहोगे, मतलब बेटर पोजीशन में रहोगे, और ईजी है नंबर स्कोर करना। ठीक है, रोटेशनल मोशन ये तो भाई डरावना चैप्टर है, इससे तो मैं क्या ही बताऊँ। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल पूछ लेता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ईजी होता है, तो इस पर अगर सवाल आ गया और तुम नहीं कर पाए तो बहुत दुख होता है बाद में। तो ईजी चीज़ है, उसको जरूर कर लेना। वेव मोशन इसके बाद फिर वही फॉर्मुला ओरिएंटेड सवाल है, इसमें ज़्यादा डॉपलर्स इफेक्ट, इसमें एक डॉपलर्स इफेक्ट से कई बार अलग से सवाल पूछे गए हैं, तो उसको जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने सोचा था सिर्फ चैप्टर्स बता के हट जाऊंगा, लेकिन अब मन कर गया सब टॉपिक्स बताने का भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद की रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं वीडियो के फाइनल सेक्शन में। कौन से रिसोर्सेज इस समय आखिरी 3 महीने में, पहले हमने बहुत सारे रिसोर्सेज बताए, किताबें बताई, पीवाईक्यूज बताए, पिछले 40-40 साल के ये कर लो वो कर लो, लेकिन अब टाइम कंस्ट्रेंट है, तो प्रैक्टिस भी एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे समय में मुझे हेल्प किया था एजुनीति चैनल ने। प्रमोशन नहीं है, किसी भी तरीके का प्रमोशन या कोलैब नहीं है, ठीक है, बस जेन्युइनली बता रहा हूँ। इनकी एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ है, जनवरी 2024 को उन्होंने सवाल कराए हैं। किसी भी साल अगर तुम जेई मेंस का पेपर देने जाते हो तो उसका एक सबसे जो बढ़िया रिसोर्स होता है वो होता है उसके जस्ट पिछले जेई मेंस के सवाल या पीवाईक्यूज। उसी पैटर्न पर अपन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आगे भी सवाल आएंगे, तो इन सवालों को जरूर कर लेना 24 के पीवाईक्यूज को। अगर लगता है कि लास्ट में टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो सर ने क्या करा था, जेई मेंस 2023 के ना टॉप 200 क्वेश्चन निकाल लिए थे, तो इन टॉप 200 क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लोगे। ऐसे ये जो सारे पीवाईक्यूज हैं ये कुछ 550-600 सवाल बन जाते हैं। इससे अच्छा है कि तुम टॉप 200 क्वेश्चन जेई मेंस के कर ले जाओ, ये थोड़ा और क्विकर तरीका है। इसके बाद एक इनकी वीडियो है भाई साहब, 141 थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, ये बहुत ही अल्टीमेट रिसोर्स है, इसको तुम जरूर रेफर कर सकते हो। बट हाँ, पहले ये दोनों में से कोई एक कवर कर लेना, उसके बाद इस पर जाना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जेई फिजिक्स में ऐसी चीज़ है, अगर या तो तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारा मजा आ जाएगा। इसमें उन्होंने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो आजकल जेई मेंस पूछने लगा है, तुम्हारे मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन जो मेंस में आने लगे हैं, उसकी यहाँ से तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और आखिरी के दिनों में पेपर से जस्ट 15-20 दिन पहले इनका एक 11th और 12th का फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है, उसको तुम रेफर कर सकते हो। उसमें उन्होंने 15-15 मिनट 10-10 मिनट में पूरे चैप्टर्स रिवाइज करें, तो रिवीजन के लिए काफी अच्छा रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ थ्योरी चैप्टर्स, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी से सवाल आ जाता है। उसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स टाइप, और अगर ईएम वेव्स भी इसमें ऐड कर लो, ईएम वेव्स और इन सब की एनसीईआरटी की जो टेबल्स दी होती है ना, टेबल से सीधा सीधा उठा के डेटा, नहीं तो डेटा का ट्रेंड जरूर पूछ लेता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। थोड़ा सा टाइम निकाल देना इसके लिए। मैं समझता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को कई बार जो इसकी इंपॉर्टेंस ड्यू है वो देते नहीं है, तो इसको जरूर कर लेना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो लास्ट में, हालांकि ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन डिटेल में करना चाहते हो तो 2022 की मंजिल सीरीज जो है वो बहुत अच्छी, ग्रीन येलो टाइम का उसका थंबनेल था, या फिर मंजिल लेजेंड्स जो इन्होंने 2023 में निकाली थी जब मैं पेपर देने लगा था, उस समय की बात है। यहाँ से मंजिल लेजेंड से भी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया रिसोर्स है। बट ये मैं इस समय इंकरेज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में टाइम अब काफी कम बचा है, तो आई वुड नॉट वांट यू टू गो एंड वॉच 7 and 8 hours ऑफ वन शॉट्स, राइट, वो भी बहुत ज्यादा टाइम है। यहाँ तुम्हें एक दिन में 4-4 चैप्टर निपटाने, 3-3 चैप्टर और दबा के पीवाईक्यू सॉल्विंग करनी है, और तुम इतना पूरा दिन इसमें नहीं निकाल सकते, तो कोशिश करो इसकी जरूरत ना पड़े। बट अगर हाँ, अगर सेट 1 या 2 का ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें तुम्हारी जीरो प्रेप है, तब तुम है जो इस रिसोर्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हाँ, उम्मीद करता हूँ मतलब इतना डिटेल वीडियो बनाया है तो थोड़ा बहुत तुम लोग अप्रिशिएट करोगे। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब करने को, बट ठीक है, थोड़ा सा कमेंट्स में अप्रिसिएशन अच्छा लगता है देखने में। बाकी ऐसे ही इसी के साथ साथ आगे केमिस्ट्री या मैथ्स, अब मुझे पता नहीं है ये वीडियो केमिस्ट्री या मैथ के बाद निकलेगा या पहले, बट अगर तुम लोग चाहो कि पूरा ऐसे और कुछ इसमें एडिशन चाहिए, कुछ चीज़ें जानना चाहते हो, कुछ चीज़ें पता नहीं है और रह गई हो, या कोई कमेंट्स, कोई डाउट वगैरह आ रहे हो, तो ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, हमारे लिए तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।